नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। शरद पूर्णिमा के मौके पर साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक का समय 4:05 पर शुरू हो गया है। सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में भी चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक देश भर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत मध्यरात्रि 1:05 से होगी, जबकि मध्यरात्रि 2:24 तक ग्रहण रहेगा। सूतक 3:56 की सुबह खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक भी खत्म हो जाता है। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज मध्यरात्रि 1:05 से शुरू होगा। सूतक काल आरंभ हो गया है। मध्यरात्रि 2:24 तक ग्रहण रहेगा। तो चंद्र ग्रहण ये साल का आखिरी, और क्या धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्व रखता है, क्या विशेष महत्व रखता है, ये भी अहम। मध्यरात्रि 1:05 से ये शुरू होगा और मध्यरात्रि ही 2:24 तक ये खत्म हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में ये देखा जा सकेगा। राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी देखा जा सकेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे क्योंकि सूतक काल जो है वो आरंभ हो चुका है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बाल वीरेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना महत्व रखता है धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। बाल वीरेंद्र, बताइए। बिल्कुल सुनीता, ये जो 2023 का जो आखिरी हम बोल सकते हैं कि चंद्र ग्रहण होगा, जिसके अंदर 4 बजे से, यानी अभी से ये 4 बजे से सूतक का जो है वो धार्मिक तरीके से वो सूतक है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका लगभग 9 घंटे असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अभी इस वक्त हूँ जयपुर के मोती डोंगरी मंदिर में, जहाँ पे जयपुर का सबसे बड़ा गणेश मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये जो इसके मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सूतक है वो स्टार्ट हो गया है और उसकी वजह से जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूतक के अंदर जो देवी देवता होते हैं उनके तमाम देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके पट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो यहाँ के जो पंडित हैं, जो यहाँ के जो महंत हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो गणपति बप्पा के जो दर्शन हैं वो सूतक के चलते हुए नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो धार्मिक अनुष्ठान की अगर बात की जाए, हमारे साथ एक भक्त भी आए हैं। मैम, आप यहाँ मोती डोंगरी मंदिर पहुँचे हैं, यहाँ पे पट भी बंद है क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, क्या लगता है? क्योंकि आप मंदिर आए हैं। हमें था कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दर्शन हो नहीं पाए, पर अब क्या कर सकते हैं। कहाँ से आए? हम उदयपुर से आए हैं। बाल वीरेंद्र, जानने की कोशिश करिए कि आम जनता पर क्या प्रभाव रहता है इसका, किस तरह की मान्यताएं हैं, क्या कुछ लोग करते हैं चंद्र ग्रहण के समय? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जो महिला हैं उनसे मैं जानूँ। मैम, अगर बात की जाए, यहाँ आइए, अगर बात की जाए चंद्र ग्रहण की, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का मतलब सूतक के अंदर कार्य जो शुभ काम होते हैं वो नहीं करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान? मुझे आइडिया नहीं है। मतलब अपने पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान के अड़ते नहीं है, भोग नहीं लगाते हैं, यही सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने घर में पानी दूध वगैरह में सब तुलसी पत्र डालते हैं, यही ध्यान रखते हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि जब चंद्र ग्रहण होता है या फिर कोई भी ग्रहण होता है, उस दरमियान जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर जो कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता है वो नहीं किया जाता है। आस्था के अपने लिए धर्म में तो नहीं करते, सब उन बाहर भी नहीं निकलती हैं उस टाइम पे, कहते हैं कि गलत असर पड़ता है। मैम, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि अभी सूतक लग चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी आप कहाँ से आए हैं? हम चोमू से।
तो क्या यहाँ पे जैसे पट बंद हुए हैं 4 बजे से सूतक लग तो गए, ये तो 4:30 का है, 4 पहले लगा दिए ना। किस तरीके से क्या यहाँ से आपको पुजारी ने कहा? मतलब हमें थोड़ा जी ने क्या बोला? बिल्कुल, यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं, भक्त हैं, वो आए हुए हैं। हमारे साथ एक और भक्त हैं। सर, यहाँ पे आप आए, कहाँ से आए? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, आरयू में, और मैं जालोर से हूँ। जालोर से आए। तो किस तरीके से अभी जिस तरीके से अभी हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार सूतक लग चुका है, क्योंकि कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर जो ग्रहण होता है या फिर सूतक लग जाता है तब शुभ कार्य नहीं किए जाते। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर, ये मतलब चंद्र ग्रहण है, ये खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया से जो चंद्रमा है कुछ ढक जाता है, उस वजह से ये चंद्र ग्रहण होता है। और ये हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते। हाँ, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एक सूतक इसे मानते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो टाइम लगेगा, बट बिल्कुल सुनीता, जो यहाँ पे भक्त हैं या फिर तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सूतक होता है या फिर ग्रहण जब स्टार्ट हो जाता है उस दरमियान जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो शुभ कार्य होता है वो नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जो मंदिर होते हैं उनके सूतक लगते ही, जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर, जो सूतक लगते ही मंदिरों के जो बड़े बड़े मंदिर हैं प्रदेश भर के, उनमें उनके कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इन मंदिरों की, जो जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा उसके अगले दिन इन मंदिरों के अंदर गंगा जल के साथ इनका शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद फिर से वो पूजा और प्रार्थना की जाएगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस जो ये चंद्र ग्रहण है वो साल का अंतिम ग्रहण माना जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर, अगर हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ग्रहण के अंदर बाहर नहीं निकलने की भी हिदायत दी जाती है। इसके अलावा जैसे कोई भी जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उसके अंदर, जैसे तुलसा होती है, तुलसा का जो पौधा होता है उसको खाने के सामान के अंदर भी रखा जाता है, जिससे क्या है कि वो अपवित्र ना हो। जी जी। और बाल वीरेंद्र, आप मंदिर में जैसे कि मौजूद हैं और क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद है, तो लोग दर्शन करके जा चुके होंगे। इस बीच बाल वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं रुख करना चाहूंगी अमरपाल सिंह का, जो कि खगोलविद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें बताइए कि साल का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, लेकिन एक जो जानकारी हम जानना चाहेंगे वो ये कि इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और चंद्र ग्रहण अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल है क्या, ये जो है वो विशुद्ध रूप से खगोलीय घटना होती है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं जो एक साल में होते रहते हैं। जैसे कि लगभग 5 से 7 ग्रहण एक साल में लग सकते हैं। अब ग्रहण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण होता है, दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। आज जो हम बात करें वो है सूर्य ग्रहण, और वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं, और सूर्य ग्रहण भी वही है, और चंद्र ग्रहण जैसे इनमें हम दोनों में पाते हैं कि आज जो रात्रि में लगने वाला चंद्र ग्रहण है उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग धरती पर रह रहे हैं तो हमारी जो धरती है और सामने आपका अभी जो डूबता हुआ सूरज होगा उसकी लाइट जो है वो सीधी मून पर जा रही होती है। तो हम लोग देखते हैं कि मून लाइट आ रही होती है हमारे पास में, तो जो धरती बीच में आ जाएगी उसके कारण क्या होगा कि जो सूर्य की लाइट सीधी मून पर जाती है वो सीधी रिफ्लेक्ट होकर के धरती पर आती है, वो नहीं आ पाएगी। तो क्या होगा, अर्थ बीच से ऐसे करके गुजरता हुआ महसूस होगा। उसके कारण क्या होगा कि पहले जो सूर्य की जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, यानी जो धूप है या घाम है, वो जो है वो पहले अर्थ पर पड़ेगी, और अर्थ पर पड़ने के बाद में उसकी शैडो बनेगी, छाया बनेगी अंतरिक्ष में। वो सीधी छाया जो है वो आपके मून पर पड़ेगी। तो इसको कहेंगे ये जो है ल्यूनर इक्लिप्स हो गया, यानी यूं कहें कि चंद्र ग्रहण हो गया। तो एक तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण, और तीसरा होता है पेनम्ब्रल, या फिर यूं कहें कि उपछाया चंद्र ग्रहण। अब इसमें होता क्या है कि जब तीनों बॉडी एक सीध में आ जाती है तो इन्हें ग्रहण की स्थिति कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये अभी जो है वो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो हम लोग सूर्य को दिन के दौरान देख रहे होते हैं, तो सूर्य की लाइट सीधी हमारी पृथ्वी पर आ रही होती है। अब क्या होता है कि जब चंद्रमा जो बीच से ऐसे गुजर जाता है, कुछ समय के लिए जो लाइट है सूर्य का वो ब्लॉक हो जाता है, यानी यूं कहें
जब तक वो सामने से गुजर रहा होता है तो 180 यानी 180 डिग्री का कोण, यानी यूं कहें बिल्कुल सीधे में तीनों बॉडी आ जाती है। तो क्या होता है, वो लाइट जो है वो सीधी ना करके पहले मून पर पड़ती है, और मून पर पड़ने के बाद मून की जो शैडो बनती है वो हमारी अर्थ पर, यानी हम लोग जहां रह रहे हैं वहां पर पड़ती है। तो ये सूर्य ग्रहण हो गया। अब इसमें भी सूर्य ग्रहण भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, टेक्निकल टर्म में अगर देखा जाए, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो वो भी 3 ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। अब जहां तक आपने बात की कि इसका हमारे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी तक ऐसा कोई इंटरनेशनल जर्नल्स या लोकल जर्नल से लेकर के कोई रिसर्च ऐसा पब्लिश नहीं हुआ है जो कोई भी साइंटिस्ट ये कह पाए कि इसका मानव ह्यूमन बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पुराने जमाने के दौर में जो लोग हुआ करते थे तो उन्हें फील होता था कि कभी जो है वो, जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान की अगर हम बात करें तो वो दिन में पूरा दिन रहता है सूर्य के कारण, जो लाइट रहती है उसके कारण ही। अब उसमें थोड़ी देर के लिए जो है वो टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, तो क्या होगा, कुछ समय के लिए जो है लाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो दिन में अंधेरा या आभास होगा, यूं लगेगा कि दिन में रात जैसा आभास हो गया। तो वो डर जाते थे, वो सोचते थे आखिर ये क्या है, इनके पीछे क्या घटना है। तो उन्हें लगता था कि कहीं कोई राहु केतु जैसी कोई चीजें हैं। तो उनके वो हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट ऐसे थे, या यूं कहें पर संकलनात्मक सोच जी की उन्हें लगता था कि ऐसा होता होगा तो ऐसे हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ पंडित रमेश त्रिवेदी पुरोहित जी ये जुड़ गए हैं और मनोज रंगेरा ये भी जुड़ गए हैं, भूगोल शास्त्री हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पंडित रमेश त्रिवेदी जी कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका अलग अलग राशियों के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है ये मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में इस चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। और अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए ये किसी प्रकार से ग्रहण शुभ नहीं है। इन राशि के जातकों को विशेष सावधानी इस दरमियान रखनी चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से और खगोलीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा से जो विषैली किरणें निकलती है उससे भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए इस समय भोजन आदि करने की मनाही की गई है। और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक की स्थिति भी बनती है। इस समय सूतक अर्थात भोजन अगर करने की मनाही की गई है और करना पड़े तो उसमें तुलसी दल का डाल भोजन किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण स्थान है जैसे परिंदा है जहाँ पानी वगैरह है या देव जहाँ विराजमान है वहां दूर्वा रखी जाती है, डाब रखी जाती है। तो उससे कुशा से ये माना जाता है कि जो जी, और जैसे कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव हैं तो उन्हें देखते हुए क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभाव रह सकता है, इस बारे में भी अगर आप हमें बता सकें। इस बीच हम मनोज रंगेरा जी से बात करना चाहेंगे, उनसे जुड़ना चाहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मनोज जी हमें बताइए कि जैसे कि आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण, 2 तरह के चंद्र ग्रहण की बात होती है, तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण है या आंशिक है, और इसका जो सूतक काल है वो शुरू हो गया है, मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं, तो वो कब तक खुलेंगे, इसके बारे में हमें बताइए। जी मनोज जी। शुभकामनाएं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो वैज्ञानिक मुद्दा भी है और धार्मिक मुद्दा भी है जी। इसमें अगर हम सबसे पहले धार्मिक आधार को लेकर बात करें तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गर्भवती महिलाएं हुई, छोटे बच्चे हुए या किसी भी मानव को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। उसका मूल कारण ये होता था, अगर उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अगर जोड़ा जाए तो वहां पर आपके सूर्य ग्रहण के समय तो आपको देखने को मिलता था कि जो अल्ट्रावायलेट रे थी वो बड़ी संख्या में धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती थी, जिसके कारण आपके आंखों का रेटिना दुष्प्रभावित होता था तथा महिलाओं के गर्भ में जो बालक होते थे उनके अंदर डीएनए तक में परिवर्तन आपके अंकित किया जा सकता था, या उनके अंदर, बच्चों के अंदर कुछ विकृतियां पैदा हो जाती थी। इसलिए इसको धार्मिक आस्था के साथ जोड़ते हुए, वैज्ञानिक आधार को मानते हुए लोगों ने कहा कि आज के बाद आप जब भी चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो आप कभी भी खुले में आप विचरण ना करेंगे। तथा जितने भी भोज्य पदार्थ होते थे, पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि जितने भी भोज्य पदार्थ थे वो बाहर ही रहते थे,
पक्के मकानों का अभाव हुआ करता था, तो भोज्य पदार्थों को भी अंदर रख दिया जाता था, जिसके कारण वो भोज्य पदार्थ दूषित ना हो पाए। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो पूरे एक वर्ष में जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो आपके तीनों की स्थितियां एक समकोणीय स्थिति में आ जाती है, एक सरल रेखा की स्थिति में आ जाती है। और 180 डिग्री की स्थिति में आने पर अगर पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश दिखाई देना बंद कर जाता है, तो वो सूर्य ग्रहण की अवस्था में आ जाता है, तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाता है, तो चंद्रमा ग्रहण के अंतर्गत आता है। एक वर्ष में बताया जाता है अधिकतम 5 चंद्र ग्रहण संपन्न हो सकते हैं, लेकिन 5 ही ग्रहण पूर्ण हो ऐसा संभव नहीं है। हमने अभी जो इस चंद्र ग्रहण के बारे में देखा, ये आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में देखने को मिल रहा है, और ये इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, जैसा कि मैं आपको सुन रहा था, आपने एक बहुत ही शानदार बात राजस्थान को लेकर कही। जैसा राजस्थान के अलावा भी 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनावी माहौल को देखते हुए अधिकांशतः जितने भी प्रत्याशी व्यक्ति है, वो इस चंद्र ग्रहण के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। और इसके बाद उनकी मान्यता होती है कि जितना भी आप मांगलिक कार्य करेंगे, धर्म करेंगे, तो उसका 5 गुना अधिक, लोगों का मानना है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, कि लोगों का मानना है कि उसका 5 गुना या 100 गुना आपको उसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव मिलेगा, आपको लगभग 1 घंटे तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आप आ जाएंगे। ये आपके मेन इसकी धारणा देखने को मिलती है। जी रमेश जी, अब मैं रुक करना चाहूंगी, यहाँ पर योगेश पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिष है ये, और इनसे जानना चाहूंगी कि अलग अलग राशि के बारे में हम बात कर रहे थे, और जो वैज्ञानिक और यहाँ पर हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो कितना महत्व रखता है ये, क्योंकि खासकर हम राजस्थान के जो लोग हैं यहाँ पर देख रहे थे कि मंदिर में मान्यताएं हैं, आपको गर्भवती महिलाओं को नहीं निकलना है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय हमें ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं जो खास महत्व रखती है ग्रहण के समय? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज 28 अक्टूबर को जो ग्रहण हो रहा है, उसके अंदर ये मतलब इस साल का दूसरा ग्रहण है, और इस साल का आखिरी ग्रहण भी है। और ये आखिरी ग्रहण आपको बता दूं कि बहुत सी कई चीजों के लिए जैसे नुकसान देने वाला है कई राशियों को, तो कई राशियों को बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पुत्र जन्मनि यज्ञ च तथा संक्रमणे रवे राहुश्च दर्शने कार्यम प्रशस्तम नान्यता निशि। मतलब जब भी कोई कहते हैं ना कि पुत्र की उत्पत्ति हो या कोई प्रकार की संक्रांति हो, सूर्य चंद्र का ग्रहण हो, रात्रि के अंदर कोई ग्रहण हो, तो उसके अंदर हमेशा स्नान करना बहुत आवश्यक है। तो जो ऐसी, और इसके अंदर क्या करे क्या ना करे ये भी मैं आपको बता दूं कि सूतक के अंदर ग्रहण काल के अंदर मूर्तियों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, मूर्तियों पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि का आप कोई भी काम करें तो कहते हैं मूर्ति को आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल के अंदर मूर्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। खान पीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो नेगेटिव जो वाइब्स होती है वो हमारे शरीर में जा करके और उसका बहुत नेगेटिव फल देती है। दाम्पत्य जीवन को सुख में रखना है तो मैथुन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की निंदा या कहते हैं ना कि किसी के प्रति गलत विचार भी नहीं रखनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, झूठ कपट आदि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे मलमूत्र का भी निषेध बताया गया है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जैसे बाल, वृद्ध और रोगी, उन लोगों के लिए या फिर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके अंदर यथा को अनुकूल उनको भोजन वगैरह आप दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, तो उसका दोष नहीं है। सूतक से पहले दूध है या कोई भी लिक्विड चीज है उसके अंदर आप डाब डाल सकते हैं या फिर किसी प्रकार का तुलसी पत्र रख सकते हैं, जिससे कि उसका नेगेटिव जो असर है वो नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेष राशि के अंदर बता दूं आपको मैं कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर ये जो ग्रहण योग हो रहा है और मेष राशि के अंदर जो चंद्रदेव का संचार रहेगा, तो यहाँ पर जैसे मेष राशि हुई, कर्क राशि कोई, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनके ऊपर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है। जैसे मेष राशि वालों के लिए क्या होगा, इसके अंदर के नेगेटिव थॉट ज्यादा बढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उपाय उनको क्या करना चाहिए और किन उपाय से उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण रहेगा कुछ मानसिक तनाव लाने वाला है, कुछ नेगेटिव थॉट्स लाने वाला है। मन कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, साथ में माता का कारक होता है। तो चंद्रमा मन का कारक होने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगी मेष राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए रोग पीड़ाएं हो सकती है, जैसे कि सर्वाइकल पेन, मौसमी बीमारियां हो सकती है, ठंड से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय जो है कुछ संघर्ष वाला है
और मीन राशि वालों के लिए अपव्यय ज्यादा रहेंगे, खर्चे बहुत सारे ज्यादा कराने वाला ये ग्रहण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि वाले जो भी मेरे जातक हैं उनको लाल चंदन का टुकड़ा दान करें, या फिर कहते हैं कि तांबे से बनी हुई ताम्र पात्र कुछ दान कर सकते हैं, तांबे से बनी हुई चीजें कुछ दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले अपने पास में रख करके चावल, सफेद कपड़ा, इन चीजों का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं वो जातक लाल कपड़ा हुआ, मसूर की दाल हुई, इन चीजों से रिलेटेड दान कर सकते हैं। मीन राशि वाले अपने पास में रात्रि के समय ग्रहण से पूर्व कुछ उड़द की दाल और कुछ तेल रख करके प्रातः काल दान कर सकते हैं, उसका अलग एक महत्व रहता है और इनको बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिल सकता है। जी योगेश जी, इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी, रमेश त्रिवेदी जी की तरफ मैं लौटना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी कि जैसे शारदीय जो पूर्णिमा है उसके एवज में बताया जा रहा है कि ये शारदीय पूर्णिमा के समय ये लग रहा है, तो इसका क्या खास महत्व है हिंदू धर्म में, इस बारे में अगर हमें बता सकें आप। जी रमेश जी। इस बीच मैं मनोज जी के पास जाना चाहूंगी। मनोज जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जैसे घर से बाहर निकलने, गर्भवती महिलाओं को परहेज करने और इस तरह की चीजें बोली जाती हैं, तो क्या ये जो चीजें हैं, ये मान्यताएं हैं, ये असल में काम करती हैं या ये मिथ है, इस बारे में अगर आप हमें बता सकें। सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर 99% जितनी भी मान्यताएं थी ना, उसका वैज्ञानिक एक तथ्य भी था कि हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, एज ए वो आज के साइंटिस्ट के बराबर थे। उन लोगों ने इस बात को जब तक रिसर्च नहीं किया तब तक किसी भी तथ्य को, किसी भी मान्यता को रिप्रेजेंट नहीं किया उन्होंने। जैसे आज हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तुलसी का पत्ता जो होता है उसको हम केवल निगल सकते हैं, ऐसी कई मान्यताएं थी, जिन मान्यताओं में से एक मान्यता सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को लेकर भी उन लोगों ने पाया, उन लोगों ने अध्ययन किया उस दौरान, और उसे आपके धर्म के साथ जोड़कर ये बताने का प्रयास किया कि मानव को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाली, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी आपके रे थी, उस रे का जो दुष्परिणाम था, तो सुनीते जी, वो जो दुष्परिणाम था वो मानव तक नहीं पहुंच पाए। तो पहले तो सामान्य रूप से बताया जाता था, तो सामान्य रूप से उस समय कोई व्यक्ति मानता नहीं था, तो उसको तुरंत क्या किया गया, धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद फिर लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ तो आपके लोगों को पता चला कि वास्तव में जिस मान्यता को हम मानते थे, एक्चुअल में वो आपके वैज्ञानिक तथ्य पर खरी उतरती है। 100% उसको कहते हैं सही माना गया। तो ये कारण थे जिसके कारण आपने देखा कि अधिकांशतः जितनी भी मान्यताएं देखने को मिली, जैसे आज चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, धर्म की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। मांगलिक कार्य क्यों बंद किए गए? क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर सुनीता जी लोग इकट्ठे होते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में हम अपने व्यक्तिगत रूप से उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें हमारे मित्र चाहिए, हमारे रिश्तेदार चाहिए। तो बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो बाहर विचरण करेंगे, और उस खुले मैदान में विचरण करेंगे तो उससे उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। इसलिए उसको कहा गया कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कीजिएगा, और धार्मिक कार्य इसलिए कीजिएगा, आप किसी को दान कीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा, उससे क्या होगा, आपके मन में एक पॉजिटिव विचार आएगा। ये आपके मेन इसका कारण रहा था। जी मनोज जी, तो इस बीच हमारे सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े उनका मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। अमरपाल जी खगोलविद हमारे साथ जुड़े, पंडित रमेश त्रिवेदी थे, योगेश पारेख और मनोज रांगेरा।